गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। आप कितने साल तक जीते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कैसा जीवन जीते हैं, क्या आप करके जाते दुनिया को, क्या योगदान देके जाते हैं इस पृथ्वी पर। अगर आए हैं, आपका आना आप साकार करके जाते हैं तो वो आपका बिग अचीवमेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन लंबा नहीं लेकिन बड़ा होना चाहिए। इसलिए हमेशा आपका प्रयास होना चाहिए कि आप अपने परिवेश में जो भी योग्यता रखते हैं उसका सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करें। लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कर पाएँ। तो आज हम MPPSC मेंस पेपर 3 के नेक्स्ट लेक्चर को लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि पेपर 3 में 10 यूनिट हैं। उसमें हम पहले फर्स्ट यूनिट को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में फिजिक्स के टॉपिक हैं, उनमें हम कई सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे बल हो गया, ऊर्जा हो गया, कार हो गया। आज हम गुरुत्वाकर्षण बल को इसमें कवर करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको हम 2 पार्ट में आपके लिए कवर करेंगे, है ना, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो। तो आज हम शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, आप ध्यान से सुने। पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका है कि अलर्ट रहें। एक एक शब्द, जितना आप अलर्टनेस के साथ पढ़ाई करते हैं ना, उतनी ही आपकी जो नॉलेज पावर है ना बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा ना, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस लूज होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है। जब हमको विश्वास होता है कि हमारा नॉलेज एकदम सटीक है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो हम एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। जब हमारे पास चीज़ें सही होती हैं, तथ्य हमारे प्रमाणिक होते हैं, तो हम कॉन्फिडेंस में होते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो इसलिए हमेशा अपने नॉलेज को गेन करने का प्रयास करते रहें। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की। तो गुरुत्वाकर्षण को परिभाषित करेंगे हम। दोस्तों, आप पृथ्वी को देखते होंगे। पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। ये पृथ्वी हो गई दोस्तों, है ना। पृथ्वी पर अगर कोई भी 2 पिंड हैं, पृथ्वी पर कोई भी 2 पिंड हैं, उनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है, यानी 2 पिंड पृथ्वी पर एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बल जो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, उससे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब हम इसको परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी भी 2 पदार्थ, वस्तु, कणों के बीच मौजूद आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी पर उपस्थित किन्हीं भी 2 पिंडों, वस्तुओं, कणों के बीच मौजूद आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोल देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो ने कहा था कि निर्वात में सभी वस्तुएं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, एक ही दर से पृथ्वी की ओर गति करती हैं। मतलब गैलीलियो को कहने का मतलब ये था कि ये निर्वात है, यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कुछ भी वेट हो, वो पृथ्वी की तरफ एक ही गति से, एक ही दर से गति करेंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबके लिए सेम होगा, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का क्या सिद्धांत दिया, इस बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, न्यूटन ने क्या कहा था? ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक निश्चित बल से आकर्षित करता है। यानी किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को एक निश्चित आकर्षण बल से क्या करता है? आकर्षित करता है, जो उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी ब्रह्मांड का प्रत्येक कण जो है दूसरे कण को क्या करता है? एक निश्चित आकर्षण बल से क्या करता है? आकर्षित करता है। तो जो आकर्षण बल है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है, उन कणों के द्रव्यमानों के क्या होगा? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी m1 m2 के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब ये इन दोनों पिंडों के बीच की कोई दूरी भी होगी, तो इस दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या करता है?
एक निश्चित बल से आकर्षित करता है और यह आकर्षण बल जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F इक्वल टू m1 इंटू m2 है ना, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे लगते हैं। जब कोई चीज़ किसी की अनुक्रमानुपाती होती है तो हम उसको सामने लिखते हैं, और अगर बात व्युत्क्रमानुपाती की हो तो हम उसको एक के अपॉन यानी एक के बटा में लिखते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में कोई कण दूसरे कण को जिस बल से आकर्षित करता है वह बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पिंड m1 हो गया, ये m2 हो गया, इनके बीच की दूरी हो गई r है ना। तो F1 बल यहाँ कार्य कर रहा है, F2 यहाँ कार्य कर रहा है, तो टोटल जो इनका गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g क्या है एक नियतांक है। g क्या है एक नियतांक है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोल देते हैं। ठीक है, जी यहाँ समानुपाती नियतांक है और जी का मान संसार में सर्वत्र समान होता है। आप पृथ्वी पर किसी भी जगह जाएं, अमेरिका जाएं, उत्तरी कोरिया जाएं, रूस जाएं, अफ्रीका में जाएं, सूडान में जाएं, किसी भी देश में जाएं, यूरोप में जाएं, इंडिया में जाएं, सऊदी अरब में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको जी का मान हर जगह 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ही मिलेगा। यानी पृथ्वी पर सभी जगह जी का मान हमेशा समान होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जी का मान संसार में सर्वत्र समान है। ठीक है, हर जगह इक्वल है। कितना इसका मान है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग है ना। ये इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर क्या हो गया इसका मात्रक हो गया। और जी का मान क्या होता है हर जगह 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगला हम देखते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब हम पढ़ेंगे गुरुत्व के बारे में। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व दोनों के बारे में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये गुरुत्व क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो आज हम आपको ये क्लियर कर देंगे। ये पृथ्वी है दोस्तों, ध्यान से देखना। ये क्या है हमारी अर्थ, हमारी प्यारी पृथ्वी जो हमको जीवन प्रदान करती है। और ये पृथ्वी पर हो गए दो पिंड, ध्यान से देखेंगे आप। ये पृथ्वी हो गई, ये क्या हो गई आपकी अर्थ हो गई, और ये दो हो गए आपके पिंड m1 और m2 द्रव्यमान के। ठीक है, तो इन पिंडों के बीच जो भी जुड़ाव या आकर्षण बल है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, इन पिंडों के बीच आपस में जो भी आकर्षण है उसे हम क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण क्लियर हुआ आपको। अब देखिए, इस पृथ्वी या किसी भी पिंड के बीच जो आकर्षण बल है उसे हम बोलेंगे गुरुत्व। समझे, यानी कि धरती माता यानी कि पृथ्वी और हमारे बीच या आपके बीच जो भी आकर्षण है वो गुरुत्व कहा जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के बीच आपस में जो आकर्षण है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। समझ में आया। यानी कि मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये आकर्षण है, हम ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की करें। तो हमारे बीच जो आकर्षण है वो क्या है गुरुत्वाकर्षण है। जबकि मेरे और धरती माँ यानी पृथ्वी के बीच में जो आकर्षण है जिससे मैं पृथ्वी पर चलती हूँ तो उसे बोलेंगे हम गुरुत्व। यानी पृथ्वी और किसी भी पिंड के मध्य जो आकर्षण होता है उसे गुरुत्व बोलते हैं। जबकि पृथ्वी पर दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आज के बाद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जी का विमीय सूत्र देखेंगे हम। जी का जो इकाई थी न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग थी और जी का मान हर जगह 6.67
गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इसका बिमी सूत्र होता है m⁻⁻1 l⁻3 और t⁻⁻2। ठीक है, आप इसको, मैं आपको बिमी सूत्र निकालना सिखा चुकी हूँ पहली और दूसरी क्लास में, तो आप जाके वो क्लास देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। ब्रह्मांड कहिए, पृथ्वी कहिए, उनमें जो भी दो पिंड है, कोई भी दो पिंड, एनी टू बॉडी, ठीक है, उनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी और किसी अन्य पिंड के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा? गुरुत्व। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय बल जो होता है वो कृत्रिम उपग्रहों की गति के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो गति कैसे करते हैं? वो गुरुत्वीय बल के कारण ही गति करते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उनको क्या करता रहता है? उनकी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, पृथ्वी का आकर्षण कहिए या गुरुत्वीय बल कहिए, वही उनको किसी वृत्तीय कक्षा में घूमने के लिए क्या करता है? आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है। अब हम आगे देखेंगे। ऊपर फेंकी गई वस्तु गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी पर वापस लौट आती है। यानी पृथ्वी ने क्या लगाया? आकर्षण लगाया। किस पर? किसी वस्तु पर। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु पर आकर्षण लगा रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? गुरुत्व बल। तो कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं वो पृथ्वी पर वापस आ रही है तो उसका रीजन यही है कि पृथ्वी उस पर गुरुत्व बल लगा रही है। ठीक है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल नहीं होता तो वायुमंडल भी नहीं होता, क्योंकि वायु के कणों को रोक के नहीं रख पाती बिना आकर्षण के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जी और जी में संबंध। जी को हम हमेशा स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण होता है और कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो होता है स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर गुरुत्वीय नियतांक इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। तो ये संबंध आपको पता होना चाहिए। आपसे 3 मार्कर में पूछ सकते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित कीजिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है बतलाइए। तो आप आराम से बतला पाएंगे कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपन कैपिटल आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्यभट्ट ने क्या कहा। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। आर्यभट्ट ने क्या कहा कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसके चारों ओर क्या लगाती है? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। समझ में आया? आर्यभट्ट ने कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। आर्यभट्ट के लगभग 1000 वर्ष बाद टाइको ब्रेली नाम के एक वैज्ञानिक हुए और केपलर हुए। उन्होंने ग्रही गति का क्या किया? अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया? ग्रही गति का अध्ययन किया। आगे देखते हैं हम केपलर की ग्रही गति के नियम देख लेते हैं। केपलर का जो ग्रही गति का पहला नियम है उसे हम कक्षाओं का नियम कहते हैं। याद रहे आपको, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कक्षाओं का नियम क्या है तो आप यही लिखेंगे। केपलर के ग्रही गति के नियम का फर्स्ट नियम जो है उसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। यह नियम क्या कहता है? सभी ग्रह जो हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं जिसकी नाभि यानी जिसके केंद्र पर सूर्य होता है। उन्होंने कहा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा ऐसी होती है, थोड़ा मैं जो आपने अंडा देखा है ना, अंडे के आकार की होती है। तो सभी ग्रह क्या करते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, गति करते हैं। और जिसकी नाभि पर क्या होता है? यानी जिसकी नाभि पर होता है सूर्य स्थित होता है। सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं? गति करते हैं और जिसके फोकस यानी नाभि पर कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, ये हो गया आपका केपलर के ग्रही गति का पहला नियम। सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं जिसकी नाभि पर कौन होता है? सूर्य होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब दूसरा नियम क्या है? केपलर का जो दूसरा नियम है उसे हम क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं।
केपलर के द्वितीय नियम को बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। ये नियम कहता है कि सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य हो गया। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा होती है, समान समय अंतरालों में समान दूरी क्या करती है, तय करती है। कोई ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है, तो सूर्य से किसी ग्रह को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करेगी। यानी 5-5 मिनट के अंतराल पर अगर बात करें तो 5-5 मिनट के अंतराल पर हर अंतराल में समान दूरी तय कर रही होगी, है ना। इस प्रकार सूर्य के समीप ग्रहों की गति क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि जो पास में होगा वो जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा, है ना, और जो दूर होगा वो धीमे धीमे चक्कर लगा पाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम कहा जाता है परिक्रमण काल का नियम। केपलर के तीसरे नियम को हम परिक्रमण काल का नियम बोलते हैं। यह नियम कहता है कि ग्रह के आवर्त काल का वर्ग, यानी देखो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा रहा है तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, उससे ही हम आवर्त काल बोलते हैं। टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल बोलते हैं। तो जितने समय में ग्रह चक्कर लगा रहा है उसका वर्ग जो होता है सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ग्रह ने सूर्य के चारों ओर मान लो 10 मिनट में चक्कर लगाए तो 10 का जो वर्ग होगा वो सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो हमने केपलर के ग्रह गति के तीनों नियम पढ़े। पहला था कक्षा का नियम, ठीक है, दूसरा क्षेत्रफल का नियम, तीसरा था आवर्तकाल का नियम। अब हम गुरुत्व केंद्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या है। यहाँ हमने गुरुत्व से संबंधित सभी छोटे छोटे पॉइंट को शामिल किया है ताकि अगर 3 मार्कर में कोई भी डेफिनेशन आपकी आती है तो एग्जाम में छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल क्रिया करता हुआ माना जाता है। यानी किसी वस्तु पर जिस बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्रिया कर रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे गुरुत्व केंद्र। तो हमने केपलर के नियम देखे, अब हम देखेंगे जी के बारे में। जी का मान, है ना, जी के मान के बारे में देखते हैं। पृथ्वी सतह पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जहाँ हम रह रहे हैं तो उस सतह पर पृथ्वी जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, सतह से ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ जी का मान घटेगा। मान लो ये पृथ्वी है, परमानेंट ये पृथ्वी, अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं फिर भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर हम सतह के नीचे की ओर जाते फिर भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। सतह पर जी का मान क्या होगा, सतह पर जी का मान होता है मैक्सिमम होता है। सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। ओके, पृथ्वी आकार में चपटी है जिससे जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी आकार में कैसी है, चपटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल में अगर अंतर आ जाए तो आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो गुरुत्वीय बल और उत्प्लावन बल में अंतर, पहला क्या करेंगे, हम परिभाषित करेंगे या अन्य कोई बिंदु है तो उनको देखेंगे। गुरुत्वीय बल क्या करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, क्योंकि पृथ्वी आकर्षित करती है ना। हम अगर ऊपर को उड़ने लगे तो पृथ्वी अपने आकर्षण से हमको नीचे लाएगी। अगर हम बॉल को ऊपर की ओर फेंकते तो बॉल नीचे ही आती, क्यों, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण है। तो गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य करता है जबकि उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। कभी आप पानी में कोई वस्तु देखती है अपनी डूबी हुई, तो उत्प्लावन बल क्या करता है, ऊपर की ओर उसको धक्का देता है, ऊपर की ओर कार्य करता है, और गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, जबकि उत्प्लावन बल जो है जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। तो पहला अंतर क्या है, गुरुत्व बल नीचे की ओर कार्य करता है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर कार्य करता है। गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है और उत्प्लावन बल तरल पदार्थों द्वारा लगाया जाता है। अगला अंतर हम देखेंगे, गुरुत्व बल की बात करें तो वस्तु के भार के बराबर होता है। गुरुत्व बल वस्तु के भार के बराबर होता है और उत्प्लावन बल जो होता है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के बराबर होता है। वस्तु जितने द्रव को विस्थापित करेगी उसके बराबर ही क्या होगा, उत्प्लावन बल होगा। अब हम अगला देखते हैं, ये अंतर आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जी गुरुत्वीय त्वरण
जिसे हम जी से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है, गुरुत्वीय बल के कारण जनित त्वरण, गुरुत्वीय बल के कारण जनित त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? सदिश, यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी जो विमा है वो m पे पावर 0 शून्य, l की पावर 1 और t की पावर -2 है। तो गुरुत्वीय त्वरण आपके समझ में आया। गुरुत्वीय बल के कारण जनित त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी विमा m0 l की पावर 1 t की पावर -2 होती है। इसका मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर 3 मार्कर में लिखने को आता है, इतना आप लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण जी नियतांक में क्या अंतर है। अगर आपसे पूछ लें कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताइए तो कैसे बताएंगे? तो स्मॉल जी को परिभाषित करेंगे, गुरुत्व बल के कारण जनित त्वरण को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। कैपिटल जी को कैसे परिभाषित करेंगे? एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, स्मॉल जी का मान जो होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि हम पढ़कर आए हैं कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सभी जगह समान होता है। वो कितना होता है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और स्मॉल जी का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये सभी जगह समान नहीं होता है। स्मॉल जी सदिश राशि है, कैपिटल जी अदिश राशि है। 5 मार्कर में आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में अगर अंतर आ जाता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, बेस्ट कंटेंट है ना। अब हम देखते हैं द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या है। तो द्रव्यमान को मास बोलते हैं, भार को वेट बोलते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी है ना, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, जैसे हम इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम द्रव्यमान। जबकि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित करती है तो उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम द्रव्यमान में जी का गुणा कर दें, गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दें तो हम उसको भार बोलने लगते हैं, है ना। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और भार का मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत होगा, द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत होगा, जबकि भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। हमने अभी पढ़ा ना, स्मॉल जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो भार क्या है? द्रव्यमान में स्मॉल जी का गुणा ही तो भार है। जब जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है तो हमारा भार भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा, लेकिन हमारा द्रव्यमान हर स्थान पर समान होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? जो हमारा द्रव्यमान है यानी हमारा मास है वो कैसी राशि है? वो अदिश राशि है, वो स्केलर राशि है, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होता। ऐसा हुआ है कभी हमारी बॉडी का जो मास है वो पूरब की ओर है या पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। तो मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि भार में डायरेक्शन होती है, वेट में डायरेक्शन होती है। भार सदिश राशि है यानी इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। आप पृथ्वी के ऊपर जा रहे हैं या पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपका भार कम होगा या आपका भार ज़्यादा होगा। आप लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं या लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका भार बढ़ेगा या घटेगा। तो इसलिए कहते हैं कि भार सदिश राशि है और द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। द्रव्यमान को हम भौतिक तुला से मापते हैं, जबकि भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। तो ये 4-5 जो पॉइंट हैं आपको 5 मार्कर में लिखने में भी मदद करेंगे, क्योंकि 5 मार्कर में मैक्सिमम आपको 50 वर्ड ही लिखने हैं और बेस्ट से बेस्ट हमने आपको लिए यहाँ कंटेंट दिया है। आप इनको तैयार कर लीजिए तो आपका कोई भी प्रश्न मैथ्स में छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं भी गर्मी में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, पसीना पसीना हो रही हूँ। बिना लाइक के जाना नहीं आपको। बहुत कंजूसी देते हैं आप सब लोग, ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना तो फीडबैक देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आपके कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं। 1 सेकंड में नहीं लगता। सुनते सुनते लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दो, कोई डाउट है तो पूछ लो।
जिसको प्रश्न करना ही नहीं आता वो आगे क्या करेगा, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज। 11 फरवरी 2016 को क्या हुआ, नेशनल साइंस फाउंडेशन ने घोषणा की कि लिगो वेधशाला ने प्रत्यक्ष रूप से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज कर ली है। किसने? लिगो वेधशाला ने। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान है, त्वरण है, वह गुरुत्वाकर्षी तरंगें उत्पन्न करती है। आपसे पूछ लिया जाए कौन गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न करता है, तो ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी पिंड, ऐसी कोई भी बॉडी जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें त्वरण है, वह गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न कर सकता है। यानी हम भी गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न कर सकते हैं। कोई भी कार है, कोई भी वायुयान है, सब गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। लिगो अक्सर चर्चा में रहता है, तो हम थोड़ा लिगो के बारे में भी पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि हमारे टॉपिक में नहीं था, लेकिन हमें फिर भी लगा के शामिल करना चाहिए। अगर आ जाए 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर, तो आप लिख के आ पाएँ बेस्ट से बेस्ट। तो पहले तो लिगो का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। लिगो अनुसंधान लिगो वैज्ञानिक गठबंधन द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, संचालित किया जाता है। ठीक है। तीसरा लिगो डिटेक्टर जो है भारत में संचालित होगा। 2 अमेरिका में पहले से संचालित हैं, तीसरा भारत में संचालित होगा। और अगर हम ये बात करें कि अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा है जहां लिगो संचालित होगा, तो वो भारत ही है, क्योंकि 2 सेंटर तो अमेरिका में, तीसरा भारत में है। लिगो भारत बृहद परियोजना जो है 17 फरवरी 2016 को इसको मंजूरी मिली थी। भारत में भी लिगो परियोजना को मंजूरी कब मिली थी? 17 फरवरी 2016 को। इसका संचालन जो भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। यानी भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लिगो परियोजना का संचालन कर रहा है। ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, भारत में अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला की क्या होगी, स्थापना होगी। अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला की स्थापना कहाँ होगी? भारत में होगी। अब हम लिगो के बारे में देख लेते हैं। 3 मार्कर में, 5 मार्कर, 11 मार्कर में आता है, तो आप इन सारे टॉपिक्स को उसमें डाल सकते हैं। 3 मार्कर में क्या लिखेंगे लिगो के बारे में हम? लिगो का तात्पर्य है लेजर इंटरफेरोमीटर या फेरोमेट्रिक भी लिख सकते हैं, ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी, है ना। यह भौतिकी की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है जिसका उद्देश्य, लिगो को हम कैसे परिभाषित कर देंगे, पहले लिगो क्या करेंगे, हम फुल फॉर्म लिखेंगे, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे यह भौतिकी की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। तीसरी लाइन में लिखेंगे उद्देश्य, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता लगाना। क्या उद्देश्य है इसका, क्या अहम है इसका? गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता लगाना। अब आपसे इसका महत्व पूछ लिया जाए कि लिगो परियोजना जो संचालित की जा रही है, क्या इसका महत्व है, हमें इससे फ्यूचर में जाके क्या लाभ हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, गुरुत्वीय तरंगों की पहली तो प्रमाणिकता सिद्ध हुई है। लिगो वेधशाला से गुरुत्वीय तरंगों की प्रमाणिकता सिद्ध हुई है, यानी हमें पता कर पाए कि गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ब्लैक होल या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ब्लैक होल है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाएं हैं, उनको हम क्या कर कहते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तीसरा, अंतरिक्ष क्षेत्र में रिसर्च में सहायक होगा, यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ाने में क्या होगी, ये लिगो परियोजना क्या होगी, सहायक होगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी में भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। भविष्य में पृथ्वी से संबंधित समस्याओं का क्या किया जा सकता है, समाधान भी किया जा सकता है। तो हमने लिगो को यहाँ आपसे विस्तार से समझाया, हम फिर से देख लेते हैं ऊपर से। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो लिगो के बारे में हमने क्या जाना, ये भौतिकी की प्रयोगशाला है जो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों क्या कहती है, डिटेक्ट करती है। भारत में इसको 2016 में मंजूरी मिली है। भारत में इसका जो संचालन है भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह भारत में अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला की क्या होगी, स्थापना होगी। लिगो की फुल फॉर्म हमने देखी, लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। यह क्या है, भौतिकी की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है जिसका उद्देश्य है गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता लगाना। इससे महत्व क्या है, इससे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की प्रमाणिकता सिद्ध हुई है। ब्लैक होल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे सिद्धांतों को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में हम अनुसंधान कर सकते हैं।
अंतरिक्ष क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं और पृथ्वी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी उनका हम समाधान निकाल सकते हैं ना। तो हमने आपको लीगो के बारे में समझाया। भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश होगा जहाँ लीगो की क्या की जाएगी, स्थापना की गई है। इससे संपूर्ण विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या बढ़ेगी, साख बढ़ेगी। भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा आगे बढ़कर आएगा, उन्नत देश के रूप में, विकसित देश के रूप में आगे बढ़कर आएगा। लीगो परियोजना से भारत की साइंस के क्षेत्र में कैरियर बढ़ेगी। ठीक है, तो अमेरिका के बाद दूसरा देश है जहाँ लीगो की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो आज हम गुरुत्वाकर्षण के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अब इसका अगला टॉपिक जो पार्ट सेकंड लेकर आएंगे, क्योंकि आज ही कवर करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और चीज़ें आपके ऊपर से भी गुजरेंगी। जितना हमने समझाया है उसको ही रिवाइज करें बार बार, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो। कोई भी अगर डाउट रहता है, कोई भी एनी, है ना, एनीवन, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देते मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं ना एकदम परफेक्ट, है ना। तो ज़रूर फीडबैक दें जिससे मैं अपने परफॉर्मेंस में और सुधार कर सकूं, है ना। और लाइक ज़रूर किया करिए, इतना कंजूसी ठीक नहीं है ना। और शेयर भी कर दीजिए कीजिए, शायद आपके साथ किसी और का भी भला हो जाए। किसी ज़रूरतमंद को शायद उसको ज़रूरत हो उन चीज़ों की, उसको मिल जाए। तो थोड़ी उदारता दिखाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसे कि कंडीशंस चल रही हैं, चाहे कोरोना हो, मंकी पॉक्स हो, अन्य कई बीमारी हो, तो अपनी स्वच्छता का, खान पान का, दैनिक दिनचर्या का ख्याल रखें। व्यायाम, मेडिटेशन वगैरह को अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाएं, है ना। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चलें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।